बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फ़ान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, जिस तरह पूरे पॉलिटिकल हम देखते हैं सर्किट के अंदर गहमा गहमे जारी है, इसी तरह क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी काफ़ी ये सुनने को आ रहा है कि शायद जैसे हम सब जानते हैं कि पैटर्न इन चीफ़ जब चेंज होता है तो चेयरमैन भी चेंज होता है। उस हवाले से काफ़ी न्यूज़ चल रही हैं, गर्दिश में है कि शायद रमीज़ राजा अपने ओहदे को कंटिन्यू ना कर पाएँ। इसके साथ साथ इस वीक की सबसे सैड न्यूज़ ये थी कि पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद हुसैन उनकी वफ़ात हुई। अल्लाह ताला उनको जवार रहमत में जगह अता फ़रमाए। और उसके साथ साथ एक मारखोर लीग है वो गुजर खान में खेली जा रही है। ये अब पीएसएल के साथ छोटी लीग भी अपनी जगह बनाती जा रही हैं और रमज़ान कप के नाम से वो जारी है। देखते हैं कि उसका क्या इम्पैक्ट आता है, उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे इन सारे मामूलात के ऊपर और करंट क्रिकेट के साथ पाकिस्तानी जो टीम की परफॉर्मेंस गई उस हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। इन सब पे डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल है। इनकी अल्लाह की तरफ से एक रिकग्निशन ऐसी बनी जो अभी तक कंटिन्यू है, वो ये है कि इज़ द यंगेस्ट एवर इंटरनेशनल प्लेयर जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेली। मेरा ख्याल है इसी से सारे पहचान के होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ, द वन एंड ओनली हसन रज़ा। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक-ठाक हैं? जी शुक्र खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू वेरी मच जी थैंक यू सो मच। रमज़ान में आपने टाइम दिया, थैंक यू सो मच जी। और मुझे ये भी पता चला आप काफ़ी बिजी चल रहे हैं आजकल मार्को लीग की वजह से भी, तो उस पर भी सारी जी डिस्कशन हाँ, करते हैं। काफ़ी मैचेस हो रहे हैं, स्पेशली टूर्नामेंट चल रहा है यहाँ पर गुजर खान में। फर्स्ट टाइम एवर जो है टूर्नामेंट हो रहा है लोग, क्योंकि पंजाब में काफ़ी क्रिकेट जो है रुक गई थी, उसके बाद कोविड आया था, कोविड की वजह से रुक गई थी। कराची में एक टाइम आया, आपको पता है, बहुत क्रिकेट हो रही थी, नाइट जी टूर्नामेंट्स, रमज़ान टूर्नामेंट। तो यहाँ पर अभी ये क्रिकेट टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, 16 टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। स्पेशल प्लेयर्स जो हैं वो पीएसएल के वो खेल रहे हैं, अंडर 19 के प्लेयर खेल रहे हैं, पीसीबी के अंडर 16-17 के प्लेयर्स खेल रहे हैं। यही एक प्लेटफॉर्म है जो ग्रास रूट लेवल पे प्लेयर्स को मौके हासिल कर रहा है और प्राइम स्पोर्ट्स टैलेंट हंट प्रोग्राम भी है, वो भी शुरू कर रहे हैं हम लोग यहाँ इस्लामाबाद में। तो क्रिकेट की सरगर्मियाँ जोरों शोर से जारी हैं यहाँ पर। अच्छा सर भाई, मैंने इस पे थोड़ी बाद में बात करता हूँ, थोड़ा सा मैं आपके अर्ली डेज़ के बारे से पहले बात कर लूँ। जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि अल्लाह ताला ने एक आपको ऐसा ब्लेस किया कि यू आर यंगर एवर प्लेयर जो 14 ईयर्स की प्रॉब्ली एज के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेल गई। और मुझे अभी भी याद है जब हमने आपको उस टाइम पहले मैच के अंदर टीवी पे देखा तो ना आपकी दाढ़ी ना मूछ और बड़ा ही छोटा सा बच्चा। और वो बताइए किस तरह इतनी छोटी एज के अंदर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर गए। और मुझे ये भी याद पड़ता है, आई स्टिल रिमेंबर कि उसके बाद बड़ी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई थी आपकी एज को लेके। कोई इंक्वायरी वगैरह भी चलती रही आईसीसी की तरफ से कि इसकी एज को भी टेस्टिफाई किया जाए, क्या ये वाकई ऑथेंटिक चीज़ है या नहीं। तो थोड़ा सा वो सारा बताइए मामले का। देखिए, एक तो दुनिया में सबसे पहला वर्ल्ड कप था, लोम्बार्ड वर्ल्ड कप, अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ 95-96 में, जिसमें जो है वो हमने पार्टिसिपेट किया। ना सिर्फ मैंने किया बल्कि जो आप ओल्डेस्ट गोल्ड के नाम लेते हैं प्लेयर्स के, करंट प्लेयर जो है शोएब मलिक उनका नाम है। 40 ईयर्स से हो गए हैं वो, और मैं भी 40 ईयर्स का हो गया हूँ ऑलमोस्ट। इतनी क्रिकेट खेली हम लोगों ने साथ। रामान अकमल, तौफीक उमर, उसमें फैसल इकबाल, बाजिद खान, ये प्लेयर प्रोड्यूस हुए, अंडर 15 वर्ल्ड कप खेले वहां पर जाके। इसके बाद डोमेस्टिक खेली यहाँ पर, काफी अरसे खेलते रहे, 19 लेवल पे खेलते रहे। तो यही प्लेटफॉर्म था हमारा। हमने अनगिनत परफॉर्मेंसेस दी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, यूनिवर्सिटी स्कूल लेवल पे। फिर उसके बाद अचानक जो है वो स्टार स्पोर्ट्स में वहां पर मैच आना शुरू हो गया, जो लॉर्ड्स में हमारा अंडर 15 वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था। वहां मैंने जो है 80 रन किए। उसके बाद फिर साइड मैच मुझे मिला अगेंस्ट जिम्बाब्वे के, जहाँ पर मुश्ताक मोहम्मद साहब भी थे और उन्होंने मुझको टेस्ट कैप दी। तो बड़ा लंबा सिनेरियो है, बहुत सारी लंबी स्टोरी है इसमें, कि एक स्ट्रीट क्रिकेटर जो है वो खेलते खेलते परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता रहता है, और कंटिन्यू करते करते फिर मैं पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया। फिर फर्स्ट क्लास में मेरे 96 रन डेब्यू में हो गए। तो जो बैट से रन मेरे निकल रहे थे वो जाहिर कर रहे थे कि मैं कहीं ना कहीं स्टेज पे आके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा, और उतनी कम एज में मुझे वो मौका मिला और मैंने प्रूव करके दिखाया। तो असल भाई मेरा क्वेश्चन यही था कि 14 ईयर्स की एज के अंदर तो अभी कुछ समझ ही नहीं होती, बच्चे को पता ही नहीं, आइडिया नहीं होता क्या करना। तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर जाना, वो पिक किसने किया आपको कि ये ऐसा इस एज के अंदर खेल सकता है? और क्या एटमॉस्फेयर था, वो फैमिली की क्या उसमें फीलिंग थी उस टाइम? देखिए, फैमिली की वही फीलिंग्स थी। हमारी 22-23 करोड़ की आवाम जो है वो अगर सुबह निकलती है और शाम में जाती है स्ट्रीट खेलने के लिए, और दोस्त यार उसको टूर्नामेंट खेलने ले जाते हैं। ना सिर्फ एक टूर्नामेंट, अगर एक टूर्नामेंट वो खेलता है तो जहाँ परफॉर्म करता है तो दोस्त अगले टूर्नामेंट में ले जाते हैं उसको। हमारे साथ भी ये सिनेरियो रहा कि हम जब स्ट्रीट खेलने के लिए जाते थे तो लोग कहते थे जहाँ प्लेयर्स में मैच दबा रहे हैं, ये अच्छा खेल रहे हैं, तो इनको खेलने का मौका दें। और जैसे जैसे खेलने का मौका मिलता गया, और जब ग्रास रूट लेवल तो इतनी ज्यादा नहीं होती मगर स्ट्रीट ज्यादा होती है हमारे मुल्क में, तो वहां से फैन फॉलोइंग आपकी बढ़ती है और वहां से आप पिक होते हैं। दोस्त यार तारीफ करते हैं और आपको डे बाय डे वो लेके जाते हैं मैचेस में, और वहां पर क्राउड आता है, वहां पर लोग आते हैं। तो जब हम खेलना शुरू हुए तो हमें भी एज ए
लोगों ने बड़ा सराहा और लोगों ने फिर परफॉर्मेंसेस को सराहा। उन्होंने कहा कि परफॉर्मेंस कर रहे हैं, इनको चांसेस दें। फिर अंडर 19 लेवल, फिर अंडर 15 लेवल पे चांसेस मिलते गए और परफॉर्मेंस जो है निखार आता गया परफॉर्मेंस में, और बड़े बड़े टूर्नामेंट खेलते गए जहां पर खेलते खेलते फिर अलमिया ने काफी इज्जत दी। उसके बाद फिर डोमेस्टिक खेलते गए, फिर 90 खेली और 14,000 रन ऑलमोस्ट डोमेस्टिक में हुए मेरे। अच्छा तो माशाल्लाह। परफॉर्मेंस देते रहे और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते रहे, और पाकिस्तान की कोशिश हुई कि नाम रोशन करते रहे और पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म पर टॉप क्लास क्रिकेट खेले। अच्छा हसन भाई, जब आपने डेब्यू किया ना तो हम सब का मानना ये था कि अगर कोई बच्चा 14 साल की एज के अंदर डेब्यू कर रहा है तो ये शायद पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलने वाला प्लेयर बन जाएगा, बैट्समैन बन जाएगा। और अगर इसका टैलेंट 14 ईयर्स की एज के अंदर इतना ज़्यादा है कि ये कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है तो शायद ये सारे रिकॉर्ड भी ब्रेक कर देगा। बट अनफॉर्चुनेटली हमने देखा कि ऑलमोस्ट समहाउ 96 से 2004 तक आपका जो टेन्योर रहा। तो क्या आपको रीज़न लगती है आप इतना लंबा क्यों नहीं खेल सके इंटरनेशनल सर्किट पे? क्या प्रेशर का मसला था या क्या रीज़न लगती है आपको? देखिए, अगर छोटा सा 8 ईयर्स, जब 8 साल की जो उम्र होती है वो स्टार्टिंग क्रिकेट की होती है, और 8 साल से मैंने स्ट्रीट क्रिकेट टेनिस बहुत से खेलना शुरू कर दी थी। उसके बाद जो आपने बताया कि रन्स आपने इतने इंटरनेशनल लेवल पे नहीं किए, वहां पर नहीं किए, तो ऑलमोस्ट एक छोटा बच्चा जब भी कोई इंटरनेशनल लेवल पे आता है तो उसको जो सिलेक्शन कमेटी होती है, जो क्रिकेट बोर्ड होता है, वो टाइम पीरियड देता है कि आप परफॉर्मेंस थोड़ी सी अपनी परफॉर्मेंस से निकाल लेके आए, स्टेबिलिटी लेके आए, ताकि आप पाकिस्तान के लिए, कंट्री के लिए लंबी क्रिकेट खेल सकते हैं। मगर जिस दौर में मैं खेला हूँ, उस दौर में जो लेजेंडरी प्लेयर्स थे वो ओपनिंग पार्टनरशिप आमिर सुहेल, सईद अनवर, नंबर 3 इजाज अहमद, सलीम मलिक, बैटिंग ऑर्डर में नंबर 5 इंजमाम उल हक, नंबर जी। 6-5 पे हमारी टेल शुरू हुई इस दौर में। अब्दुल रजाक आ गए, इसके बाद शाहिद अफरीदी एज ऑलराउंडर आए, वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने किया। तो एज ए फील्डर में अगर देखूं तो हम लोग एज ए टीम में फील्डर आते थे, और डोमेस्टिक में कहा जाता था कि डोमेस्टिक आप खेलते हैं। 14,000 रन ऑलमोस्ट मैंने डोमेस्टिक में किए, 37 सेंचुरीज है मेरी, 6 डबल सेंचुरीज हैं। माशाल्लाह। तो जो प्लेटफॉर्म था वो मुझे इंटरनेशनल लेवल पर नहीं मिला, मगर अंडर 90 के कैप्टन की हैसियत से मुझे 3 वर्ल्ड कप मिले पाकिस्तान के लिए रिप्रेजेंट जी। करने के लिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान ए टीम की क्यादत में काफी अरसे तक करता रहा, और उसके बाद जब जैसे ही पाकिस्तान के स्लॉट में जो है इन आउट रहने का वजह ये थी कि साल में एक टेस्ट में जो मिलता था, T20 फॉर्मेट इतनी होती थी, 50 ओवर्स के गेम होते थे। तो बहरहाल जितनी भी क्रिकेट खेली, एंजॉय करके खेली, और क्रिकेट को अभी तक भी एंजॉय करेंगे। ज़बरदस्ती। अच्छा थोड़ी सी मैं बात करना चाहूँगा मोहम्मद हुसैन के हवाले से। बड़ी सैड न्यूज़ थी इस वीक की, उनका वफ़ात हो गई। आप ओबियसली उनके साथ खेले भी होंगे, अगर उनके बारे में कुछ आप कहना चाहें तो प्लीज़ ज़रूर शेयर करें। बिल्कुल, लम्या जन्नतुल फिरदौस में उनको जगह दे, और परवरदिगार बहुत ही नाइस हम्बल इंसान थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। जी। पाकिस्तान के लिए नंबर 3 पे भी उनको खिलाया गया और एज ए ऑलराउंडर खिलाया गया। उसके बाद उन्होंने काफी मेहनत करी। जब ये अपने एलसीसी लाहौर से रिप्रेजेंट उन्होंने किया, परफॉर्मेंसेस काफी दी। पीएनटी जिमखाना क्लब होते थे लाहौर के भी, इतने बड़े बड़े जाने माने प्लेयर्स थे वहां पर, जिनके साथ उन्होंने क्रिकेट को अपनी इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके गए, और फिर एक अहम किरदार अदा किया पाकिस्तान की रिप्रेजेंट करने में। तो मेरा ख्याल है कि ऐसा लॉस हुआ। उसके बाद अगर मैं ना सिर्फ उनका नाम लूं, आमिर बशीर बैट्समैन थे बहुत जबरदस्त किस्म के, वो जी। हमारे दौर के रह चुके हैं। उन्होंने डोमेस्टिक में काफी परफॉर्मेंस दी, वो भी इस दुनिया में नहीं है। उसके बाद लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है आमिर वसीम थे, वो भी काफी फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, वो भी इस दुनिया में नहीं है। तो फाइनली अगर देखें तो पीसीबी को जो है इनिशिएटिव लेना चाहिए इन चीजों का, क्योंकि ये भी उस चीज का हिस्सा है, पाकिस्तान क्रिकेट के और पाकिस्तान के डोमेस्टिक के, जो पाकिस्तान रिप्रेजेंट उन्होंने किए। मेरे ख्याल है जो आजकल ग्रास रूट लेवल है, जो पुराने हमारे पास के प्लेयर्स हैं, उनको भी पीसीबी को लुक आफ्टर करना चाहिए और एक लूप में लेके आना चाहिए, ताकि उनको अपनी लाइफ अचीवमेंट का जो है रिवॉर्ड भी मिले। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा थोड़ा-सा मैं आपसे क्विक आंसर लेना चाहूँगा, जिस तरह अभी हमने थोड़ी-सी इंट्रो में भी बात की मार्को लीग के हवाले से। पीएसएल हमने देखा कि हमारी एक प्रॉपर कमोडिटी बन चुकी है और सबसे बड़ा लार्जेस्ट ब्रांड बन चुका है पीसीबी की तरफ से और हमारा। तो अब जिस तरह केपीएल हमने देखा, कश्मीर प्रीमियर लीग गई, काफ़ी ज़्यादा इस पे ऑब्जेक्ट किया गया कि ये नहीं होनी चाहिए, दूसरा ब्रांड क्यों खड़ा किया जा रहा है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट से। अब जिस तरह ये भी हर साल हम देख रहे हैं इनेकाद से किया जा रहा है, इस दफ़ा ज़रा रमज़ान कप इसके अंदर एसोसिएट कर दिया गया, मार्कोट के साथ तो ज़्यादा हाइप आ रही है। और जिस तरह आपने बताया कि पीएसएल के प्लेयर भी इसमें खेल रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं ये तमाम लीग बेनिफिशियल है आगे पाकिस्तानी टीम या इंटरनेशनल सर्किट के लिहाज से पीसीबी के हवाले से, या ये डेंट करती हैं ऐसी चीज़ें? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ऐसी चीजें मंजर-ए-आम पे आती हैं, प्लेयर्स मंजर-ए-आम पे आते हैं, आपको प्लेयर्स जो हैं वो मिलते हैं, कंट्री के लिए मिलते हैं, रिप्रेजेंट करने के लिए। ना सिर्फ आप हमेशा ट्रायल लेते हैं, जब ट्रायल हमारी बेसिस होते हैं, अंडर 17 लेवल पे हो, चाहे वो अंडर 19 लेवल पे हो, तो ट्रायल में कोई सिलेक्टर अगर सिलेक्शन करने के लिए जाता है प्लेयर की, तो 5 तो बच्चा आपने लाइन में खड़ा किया होता है ट्रायल के लिए। और हमेशा क्रिकेट में, स्पोर्ट्स में ये होता है कि
वो 500 बच्चे ट्रायल पे आपको 2 बॉल में सेलेक्ट होकर नजर नहीं आते हैं। हम्म। वो आपको मैच खेलते नजर आते हैं। जब आप मैच खेल रहे होते हैं, जो अब स्लॉट होती है, फ्रेंडली मैचेस रख रहे हैं, ऐसे टूर्नामेंट रख रहे हैं, इवेंट्स रख रहे हैं, मैचेस रख रहे हैं, इसमें जब कंपटीशन प्लेयर से प्लेयर का टकराता है आपस में, और क्राउड जब क्लैपिंग कर रहा होता है और एग्रेशन नजर आ रहा होता है, तो वहां पर प्लेयर की परफॉर्मेंस नजर आती है कि वो कितनी स्टेबिलिटी है उसमें, कितना पोटेंशियल है, वो पाकिस्तान रिप्रेजेंट कर सकता है। तो यही प्लेटफॉर्म है, ऐसे इवेंट, ऐसे टूर्नामेंट होने चाहिए। और पीसीबी को चाहिए कि इसमें रियायत करे, वो प्लेयरों को चांसेस दे खेलने के लिए, क्योंकि जब डिपार्टमेंट बंद हुआ आपको होता है, तो डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल में प्लेयर बिल्कुल जो है क्रिकेट छोड़ चुके थे, और जो परमानेंट जॉब पे थे डिपार्टमेंट्स की, वो जॉबों पे लग गए और क्रिकेट से बहुत दूर होते गए। अच्छा, तो मेरा अगला हमारे यहाँ ना क्वेश्चन कोई हसन भाई, स्ट्रक्चर है। अगला क्वेश्चन मेरा इसी के हवाले से था। जब भी हमने देखा है कि गवर्नमेंट चेंज होती है, रजीम चेंज हो जाती है, साथ पीसीबी की भी, और अभी भी जैसे ये काफ़ी ज़्यादा गर्दिश में न्यूज़ चल रही है कि अब शायद जैसे पैटर्न चीफ चेंज हो चुके हैं, अब जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, तो ऑब्वियसली अब वो अपना ही चेयरमैन लेके आएंगे, और रमीज़ राजा की भी आ रही है कि शायद वो खुद स्टेप डाउन कर दें, या अगर नहीं भी करते तो मुझे लग रहा है कि शायद इस वीक के अंदर हमें ये न्यूज़ आ जानी है कि चेंज कर दिया जाएगा जी चेयरमैन। और साथ साथ जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा, जिस तरह हमने 3 साल के अंदर बात की, मेरे तमाम क्रिकेटर्स का इंटरव्यू भी किया, बात भी होती रहती है, उनका यही कंसर्न था कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद नहीं होनी चाहिए, और मेरा अपना मानना भी ये था कि दोनों को हम पैरेलल लेके जा सकते थे। इमरान खान साहब का विजन बिल्कुल ज़बरदस्त था, ठीक था कि रीजनल क्रिकेट से आपका इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा बढ़ता है। आप क्या समझते हैं एज ए क्रिकेटर, क्योंकि अभी भी आप क्रिकेट खेल रहे हैं और आप तमाम इन क्रिकेटर्स के साथ रहते हैं, आपको क्या लगता है कि पुराना सिस्टम वापस आ जाना चाहिए या दोनों को पैरेलल लेके जाना चाहिए? क्योंकि पेटेंगुलर कप के अंदर हम ऑलरेडी इसको लेके चल रहे थे पहले। देखिए, आपने एक इतनी जबरदस्त बात की है कि डिपार्टमेंट से मैं खुद भी खेलता रहा हूँ, एज ए कैप्टनसी भी करता रहा हूँ, ना सिर्फ मैं खेलता रहा हूँ, यूनुस खान, शुएब मलिक, जी। जितने आप पाकिस्तान के स्टार उठा के देख लेंगे, सब डिपार्टमेंट से खेल खेल के आए हैं। अगर बाबर आजम वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, वो भी किसी डिपार्टमेंट से खेल के आए हैं। अगर हफीज हैं, वो भी किसी डिपार्टमेंट से खेल के आए हैं। जब प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, ब्रेड एंड बटर उसका नहीं मिलेगा, और जो मेहनत कर रहे हैं पूरे पूरे साल, तो उनको सिक्योरिटी भी चाहिए, उनको सेफ हैंड भी चाहिए एक जगह पे, जो कि डिपार्टमेंट ने किया हुआ था। माना कि हमारे यहाँ जो है आबादी बहुत ज्यादा है, हम जो कम्पैक्ट जो चीजें बनाना चाह रहे थे, वो न्यूजीलैंड से कंपेयर कर रहे हैं, हम ऑस्ट्रेलिया से कंपेयर कर रहे हैं, हम हर जगह से कंपेयर कर रहे होते हैं, मगर हमारे यहाँ कोई इतनी बड़ी हाई परफॉर्मेंस सेंटर ऐसी एकेडमी है, नो डाउट, उसमें भी बच्चे जाते हैं, वहां पर खेलते हैं, मगर डिपार्टमेंट ऐसी चीज होती है कि 3-4 महीने डिपार्टमेंट में आप खेलते हैं, उस डिपार्टमेंट से मुंसलिक लेते हैं और डिपार्टमेंट का नाम भी रोशन करते हैं, वो आपको सिक्योर करता है पूरे साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके, और 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जी। चाहे 1 साल का होता है, मगर आपको पता होता है कि आप एक ही डिपार्टमेंट से खेल रहे हैं और उसको मंथली सैलरी भी मिल रही है। तो घर का जो किचन है वो आपका चल रहा है, और आपकी क्रिकेट जो है पूरे साल आप जाके टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं, आप इंग्लैंड में जाके लीग भी खेलते हैं, आपको डिपार्टमेंट एनओसी भी दे देता है। तो जब प्लेयर की चीजें, इतनी इक्विपमेंट्स महंगी हो गई हैं, अगर उनको अपनी प्लस पॉइंट नहीं मिलेगा, सिक्योरिटी नहीं मिलेगी उनको, और जो जो चीजें हैं वो नहीं मिलेगी इक्विपमेंट्स, तो वो आगे फर्दर कैसे खेलेगा? जिसकी वजह से अगर 500 प्लेयर्स, आप देखें रीजन 6 हुई थी, उसमें 192 प्लेयर्स खेल रहे थे ऑलमोस्ट। जी। तो पूरे पाकिस्तान से रीजन में 192 प्लेयर्स खेल रहे हैं। और अगर मैं डिपार्टमेंट की बात करूं, तो एक प्लेयर का नाम 25 लड़कों का नाम डिपार्टमेंट में जाता था। 25 लड़कों में से 8 मैचेस या 10 मैचेस फर्स्ट क्लास के होते थे, उसमें सब प्लेयरों को चांस मिलता था। हम हम्म। अंडर 90 के प्लेयर को भी खिलाते थे 2 से 3 मैचेस। सीनियर हमारे प्लेयर्स थे डिपार्टमेंट में, वो भी खेल रहे होते थे, और जब वो डिपार्टमेंट से 1-2 सेंचुरियां करते थे या परफॉर्मेंस देते थे, तो बड़े बड़े डिपार्टमेंट थे और मंजर नाम पे आते थे, फिर वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे। हम्म। तो आई थिंक ये इनिशिएटिव पर हमने पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए सोचना चाहिए, ताकि उनको प्लेयर को चांस मिले। 1 या 2 साल प्लेयर को चांस नहीं मिलता, तो फिर वो बैकअप पे चले जाता है और क्रिकेट छोड़ देता है डिसअपॉइंट होकर। हसन रजा से बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है, बट टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक स्पोर्ट्स क्लब। हसन रजा से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। तो हसन भाई, आपका मानना क्या है कि दोनों को पैरेलल लेके चलें या इसको राइट ऑफ कर देना चाहिए, जो रीजनल क्रिकेट है सिर्फ डिपार्टमेंट क्रिकेट ही चलनी चाहिए? आपका अपना इसमें टेक क्या है? ये तो बोर्ड का मामला होगा। अब जो भी आता है, आपको पता है कि पैटर्न जब भी आते हैं, तो वो चीज वो डिपेंड करता है कि जो पीएसएल चल रही है वो उसके मामला आते हैं, उसके बाद डोमेस्टिक चीजें हैं उसके मामला होते हैं, हम्म। आपकी मार्केटिंग तो पीसीबी की आती है, तो वो चेंज हो जाती है, वो उसके मामला होते हैं सारे। तो ये जो जिसको जो पोस्ट मिलती है एज ए क्रिकेटर, एज ए पॉइंट जो हो रहा होता है पीसीबी में, उसको फोकस करना चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट पे, और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए अगर ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट हमारी होनी चाहिए पाकिस्तान में, ताकि ये प्लेयर जो है कहीं ग्राउंडों में ही रहें, ये ग्राउंडों से बाहर ना जाएं, ये हम्म। जॉब्स ना करें, जॉबलेस ना हो जाएं। तो प्लेयर सिक्योरिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और आपको याद होगा कि देखिए, रणजी ट्रॉफी जैसे हो गई है, या इंडिया में बहुत सारी निसार ट्रॉफी हो गई है, मुझे लगता है कि आज तक उन लोगों को पेंशन मिल रही होती है, प्लेयर्स जो वहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट क्लास हो, चाहे वो इंटरनेशनल खेले हो, चाहे वो 19 खेले हो।
तो बीसीसीआई उनको सपोर्ट करती है। पीसीबी को ये चाहिए कि प्लेयर्स को सपोर्ट करें, और प्लेयर को फाइनेंशियली अगर आप उनको पैसे देंगे या इक्विपमेंट जितने क्रिकेट के महंगे हुए हैं उनको सपोर्ट करेंगे, तो आपको ये 5 लड़के एट अ टाइम ग्राउंड पे खड़े नहीं करने पड़ेंगे। आपको मैचेस कराने पड़ेंगे इनके, और इनको मैचेस कराएंगे, इनका टैलेंट जो है वो सामने आएगा नजर। और तो यही क्रिकेट है और यही पाकिस्तान के लिए। असल में हमारा सिस्टम में फिर अनफॉर्चुनेटली ऐसा भी है ना कि एक इंडिविजुअल बंदा इंडिविजुअल नहीं है, वो पूरी फैमिली को रन कर रहा होता है और हर बंदे के 5-6 बंदे तो एटलीस्ट उस पर डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा हसन भाई, एक और इस वीक की सबसे बड़ी अपडेट जो रमीज राजा की तरफ से आई, वो जूनियर पीएसएल के वाले से भी उन्होंने बात की, अंडर 19 पीएसएल के वाले से, तो उस पर भी उन्होंने वर्किंग हो रही है और मोस्ट लाइकली इस साल उसका निकाल भी होगा। अब उसमें भी दो चीज़ें हैं, एक तो उन्होंने कहा कि इसको एक्सपोजर देने के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है, बट दूसरा उसका एक काउंटर आर्गूमेंट्स भी है। काउंटर आर्गूमेंट ये है कि अगर आप अपने बच्चों को, जो 17, 18, 19 साल का लड़का है, उसको आज ही ये इस टेंडेंसी पे डाल देंगे कि आपने शॉर्टर फॉर्मेट खेलना है, पैसे बनाना है, क्योंकि अंडर T20 क्रिकेट तो असल क्रिकेट नहीं है, असल क्रिकेट तो टेस्ट क्रिकेट है, बट आप उनको अभी से उस ट्रैक पे डाल रहे हैं कि वो छोटा फॉर्मेट खेलें और पैसे कमाएं, तो उससे आपको क्या लगता है बीइंग ए क्रिकेटर कि ये बेनिफिशियल है या ये भी हर्ट करेगी क्रिकेट को? जी, अंडर 19 के हवाले से अगर बात करें तो अंडर 19 में भी जो जिस तरह से रमीज राजा साहब पीएसएल कराने जा रहे हैं, तो अंडर 16 आपने करवाई है। इसके बाद अंडर 16 के टूर्नामेंट हुए, इसमें नॉर्दर्न पंजाब और केबीके से बहुत सारे लड़के आ रहे हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, वो विन भी हुए हैं। तो ये इकदाम है, इनको मौका मिलना चाहिए और अच्छी इनिशिएटिव होगा अगर क्रिकेट जितनी भी हमारी पाकिस्तान में आ रही है ये करवाई जा रही है। इनकी मोटिवेशन, बच्चों की इंस्पिरेशन क्रिकेट है, अंडर 19 अंडर 17 है, और इसी वजह से प्लेयर प्रोड्यूस होकर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, थोड़ी सी अब बात हम पाकिस्तानी क्रिकेट के हवाले से भी कर लेते हैं। आपने देखा कि 24 साल बाद ऑस्ट्रेलिया ने दौरा किया, बड़ा सक्सेसफुल, सारा कुछ अच्छे तरीके से हो गया। टेस्ट सीरीज़ उन्होंने अपने नाम की, ओडीआई सीरीज़ पाकिस्तान ने 22 साल के बाद अपने नाम की, और T20 वो जीते। ओवरऑल आप पहले सीरीज़ का बताइए, फिर परफॉर्मेंस के ऊपर भी मैं आपसे बात करूँगा। सीरीज़ को कैसे देखते हैं, क्रिकेट का रिवाइवल पाकिस्तान में, और इस पर्टिकुलरली ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ को कैसे देखते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज बड़ी अच्छी रही, 24 साल बाद आई, और जिस तरह से लेजेंडरी अब्दुल कादिर उनके नाम पे ये सीरीज रखी गई। रिची बैनो जो खुद भी लेजेंडरी रह चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के, माइनस कमेंटेटर भी रह चुके हैं, एज ए प्लेयर भी रह चुके हैं। एक बड़ा इनिशिएटिव था दोनों के बोर्ड के दरमियान कि 24 साल बाद ये क्रिकेट टीम यहाँ पर आई, और थ्रू आउट टेस्ट मैचेस बड़े जबरदस्त हुए, टिल 5 डेज तक जो है टेस्ट मैच जाते रहे। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखें कि ऑस्ट्रेलिया एशेज खेल के आई हुई है, और एशेज के मैचेस देखें, अगर वहाँ पर बड़े बड़े मैचेस देखें तो इंग्लैंड में भी देखें, मेरे ख्याल में टेस्ट मैच भी आजकल 2.5 से 3 दिन लगते हैं टेस्ट मैच में कि उसका रिजल्ट आया था, मगर यहाँ पर थ्रू टेस्ट मैच चलते रहे। बाबर आजम की बड़ी हुसैन बात थी कि वो बहुत ही कमाल का खेले हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी उन्होंने। स्पेशली कुछ प्लेयर्स हमारे पास ऐसे आए जो इमाम उल हक जो है कम बैक करके वापस 2.5 साल बाद इंजरी के बाद आए, उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करी, नो डाउट। मगर पिचेस के हवाले से मैं कहूंगा कि पिचेस जो है वो काफी रफ नजर आई, बिल्कुल ड्राई नजर आई। पिंडी स्टेडियम अगर आप देखें तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट हम लोग ने सीरीज जीती और टेस्ट मैच भी जीता बहुत जबरदस्त इनका, मगर यहाँ पर बिल्कुल डेड पिचेस बनाई गई, जिसकी वजह से दोनों टीमें जो है कंफ्यूजन में हो गई थी कि हम स्पिनर्स खिलाएं या बैट्समैन खिलाएं। ओवरऑल टेस्ट सीरीज सही रही। कमिंस की कैप्टनसी जो थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और कमाल की कैप्टनसी की है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है रफ पिचेस पे, स्पिन पिचों पर भी ज्यादा जो है परफॉर्मेंस नहीं देता, मगर उन्होंने जिस मोमेंटम से टीम को लेकर चले थ्रू आउट देखें तो क्रिकेट जो है बड़ी जबरदस्त किस्म की नजर आई दोनों टीमों के दरमियान। अच्छा सर भाई, पिचेस की आपने बात की, काफ़ी ज़्यादा इस पे सीरीज़ के दौरान भी हमने बात की। आप क्योंकि खेल भी रहे हैं अभी, तमाम डोमेस्टिक भी खेलते हैं, तमाम पिचेस का भी आपको आइडिया है। क्या आपको लगता है कि हर कंट्री अपनी जो डोमेस्टिक जो भी अपना होम सीरीज़ खेलता है उस पर अपनी स्ट्रेंथ पे खेलता है, और हमारा बड़ा एक सिंपल सा फार्मूला था जो हमने 7-8 साल या 10 साल ऑड खेली यूएई के अंदर, हम स्पिनिंग ट्रैक उधर बनवाते थे। सईद अजमल क्वालिटी स्पिनर था हमारे पास, यासर शाह था, हम इजीली सीरीज़ जीत जाते। ऑस्ट्रेलिया को भी हम हरा चुके हैं उधर। तो क्या हमें बड़ा सिंपल फार्मूले पे काम करना था? उनके 3-4 बड़े दुनिया के वर्ल्ड क्लास पेस अटैक थे, तो हमने एक इतना कंफ्यूज क्यों नज़र आए कि हमने इस तरह की डेड पिचेस बनाई कि डिस्टर्ब भी हम हुए, वो भी परेशान हुए 1-2 मैचेस के अंदर। तीसरे मैच में थोड़ा सा जब उनको मूवमेंट मिली, उन्होंने हमें गिरा लिया और इवन डिक्लेयर करके गिरा लिया। तो क्या लगता है आपको कि ये अप्रोच का मसला था हमारी? बिल्कुल अप्रोच का मसला था ये, और क्रिकेट में देखें कि टच एंड गो वाला डिसीजन होता है। जब से हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मौजूद लेजेंडरी बैट्समैन आए हैं कोचिंग में, स्टाफ में, तो थोड़ा सा दिलेरी दिखानी पड़ेगी, डिफेंसिव में जाना पड़ेगा हमें हमेशा। और ऐसी टीमों के खिलाफ जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जहाँ पर न्यूजीलैंड और ये इंग्लैंड की टीमें होती हैं, ये अटैकिंग क्रिकेट खेलती हैं,
और जब भी आप अटैकिंग अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो उसका रिजल्ट जो है अटैकिंग के आता है। तो डिफेंसिव थोड़ा खेलते गए, उसका पिचेस भी ऐसी बनाई हुई थी, डिफेंसिव थी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन होगी कि बैटिंग पिच बनाएंगे या स्पिनरों के लिए बनाएंगे। स्पिनर्स आप देखें कि हमारे ज्यादा करामत साबित नहीं हुए। नुमान अली जिन्होंने जो है 9 आउट किए बीच में, उसके बाद इतनी ज्यादा परफॉर्मेंस जो है साजिद अली ऑफ स्पिनर उन्होंने नहीं दी। नेथन लायन ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी बॉलिंग करी, जी 14 से ज्यादा विकेट उन्होंने ली टेस्ट मैचेस में। उसके बाद फिर लेग स्पिनर थे, उनको यूटिलाइज किया गया। तो ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलिया अच्छा ही रही है बिल्कुल। और जब डिक्लेरेशन की तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल था कराची में वहां पर भी, कि जो लास्ट रिजवान का कैच छूटा वो टेस्ट मैच भी बच गया, 7-8 विकेटों से मेरे ख्याल में टेस्ट मैच बचाया। जी। मगर हमें आपको याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमेशा डिसीजन लेती है, और डिसीजन लेते गए वो क्रिकेट खेलते गए, पिचेस के बिहेवियर को देखते गए और उसी अंदाज में खेले जिस तरह से वो ऑस्ट्रेलिया में जाके खेलते हैं। स्पेशली उस्मान ख्वाजा जो है उनकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग रही, जी। वो बड़े ऊपर के आए, उन्होंने जो है टेक्निक से वेट फॉर द बॉल खेला और अकॉर्डिंग टू पोजीशन खेले वो। तो ओवरऑल देखें तो बड़ा अच्छी सीरीज रही। पाकिस्तान थोड़ा डिफेंसिव रहा, मगर ऑस्ट्रेलियन एज यूजुअल जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेलता है थ्रू आउट द सीरीज। अच्छा, उसमें हसन भाई दूसरा यही क्वेश्चन मेरा था कि तमाम कंट्रीज़, ख़ास तौर पे ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो बहुत अग्रेसिव क्रिकेट खेलते हैं दूसरा उनका कोई स्टेट ऑफ माइंड होता नहीं है। अगर आप उनके खिलाफ अग्रेसिव क्रिकेट नहीं खेलते तो वो आपको दोबारा खड़ा नहीं होने देते। इसी तरह हमने टेस्ट में भी देखा, इवन T20 में भी देखा। अच्छा, हमने अपना ब्रांड ऑफ क्रिकेट लास्ट 1 डेकेड से या 12 साल से अप्रोक्सीमेटली मैं देख रहा हूँ कि वो डिक्लाइन की तरफ ही जा रहा है। 2-3 साल का टेन्योर जो था मिकी आर्थर का और सरफराज का जो कॉम्बो था, उसमें थोड़ी सी हमने एग्रेसिव क्रिकेट खेली, बट रेस्ट सारा टाइम हमने डिफेंसिव अप्रोच के साथ खेले हैं। इवन ये T20 वर्ल्ड कप अगर हम देख लेते हैं या अभी ये सीरीज़ भी देख लेते हैं T20 जो मैच हुआ उसमें भी देखा कि हमारी अप्रोच जो है ना बहुत अग्रेसिव नहीं रही, बहुत टिमर्ड सी एक लिमिटेड अप्रोच के साथ, स्टेट ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं। बाबर को भी हम देख रहे हैं कि बाबर भी अपनी बैटिंग के अंदर ज़रा कंजर्वेटिव नज़र आते हैं। इंडिविजुअल स्टैट्स तो उनके माशाल्लाह नंबर 1 रैंकिंग में है, T20 में भी, ODI में भी, बट ODI सीरीज़ में हमने देखा कि थोड़ा सा उन्होंने इस दफ़ा गियर चेंज करने की कोशिश की। तो आपको क्या लगता है कि ये हमारी अप्रोच किस तरह चेंज होगी? ये कोचिंग का मसला है, कोचेस का प्रॉब्लम है, या ऊपर से जो थिंक टैंक है, चेयरमैन वगैरह, उनका प्रॉब्लम है, या खुद कैप्टन इसी डिफेंसिव स्टेट ऑफ माइंड के साथ रहते हैं कि यार हम किसी तरह T20 में 160 से 70 की क्रिकेट ही खेलनी है जो कि आप नहीं जीत सकते। ODI के अंदर भी हम उसी शेल के अंदर फंसे हुए हैं, और टेस्ट में भी हमने देखा कि हम अगर कोई और टीम होती शायद तो वो जीत के लिए जाती, सेकंड टेस्ट में भी और थर्ड टेस्ट मैच के अंदर भी। हमने दोनों मैचेस के अंदर ट्राई नहीं की। हार और जीत एक सेपरेट चीज़ है, एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था सेकंड टेस्ट मैच के अंदर अगर हम बात करें, जिस तरह की परफॉर्मेंस रिजवान और बाबर दे रहे थे, बट एक शल में चली गई टीम। तो क्या लगता है ये ओवरऑल आपको? क्योंकि मैंने वही बताया आपको कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि 24 साल बाद एक टीम आ रही है तो हमने किस पिचेस पे प्रिपरेशन के साथ उनको खिलाना है, या ड्राई पिच बनानी है, या स्पिनर्स ऐड करने हैं, या फिर फास्ट बॉल ऐड करने हैं आपने। फास्ट बॉल में एक ही बैट्समैन सबको दुनिया में क्रिकेट खेल रहे हैं आप। साइंस आफरीदी हैं, वो अटैक कर रहे होते हैं, और टेस्ट क्रिकेट है आपको पता है लॉन्ग स्पेल अगर आप कराते रहेंगे बैटिंग पैचेस पे तो इंजरी का शिकार हो सकते हैं। उसके बाद उनको रेस्ट करवाया गया। उसके बाद आप स्पिनर्स पे देख लें कि यासिर शाह जो है टेस्ट बॉलर हैं और रिजर्व में उनको रखा गया है, जी। और पास में जो बॉलर आ रहे हैं काशिफ भट्टी हो गए और दीगर स्पिनर्स हैं, उनको यूटिलाइज नहीं करा जा रहा। तो टीम का जो स्क्वाड है वो एक कंप्लीट होना चाहिए। हसन अली इंजरी के बाद वापस आए थे, वो भी जो है बॉलिंग भी कर रहे हैं, बैटिंग भी कर रहे हैं, PSL भी खेल रहे हैं, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट भी, डोमेस्टिक भी खेल रहे हैं। एक कहीं ना कहीं एक सेट बैकअप नजर नहीं आ रहा। जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के पास आप देखें पूरा स्क्वाड लेके आए थे, वो जी। T20 का फॉर्मेट अलग था, टेस्ट क्रिकेट के अलग प्लेयर्स थे। उसके बाद वनडे देखें आप, वनडे कितनी कमाल की क्रिकेट खेल रहे थे, उसमें अलग प्लेयर्स नजर आ रहे थे। तो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हमें जो अंडर 19 के प्लेयर्स हैं और इतने सारे जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं उनको बैकअप पे लेके आगे फ्रंट पे रखना पड़ेगा। हमेशा हम जो है रिलायबल बाबर आजम पे नहीं रहेंगे, रिजवान पे नहीं रहेंगे, फखर जमान पे नहीं रहेंगे। हमने वो प्लेयर सेट करने टीम के लिए टॉप ऑर्डर में कि जो लंबी इनिंग्स खेलते रहें और मैच को लेके चलें साथ में। जी, अभी शो में छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। हसन रजा से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा हसन भाई, हमने बैटिंग की तो बात करते हैं, हमें अच्छे टैलेंट भी नज़र आ रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक हमें बड़ा अच्छा मिला है, इमाम ने अच्छा कमबैक किया, बैटिंग फिर भी मुझे कुछ रीज़नेबल नज़र आती है हमें जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है लास्ट कोई 1 ईयर और सो से, ये हमें बॉलिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हिट पड़ रही है। पहले हमने देखा कि जिस तरह यासर साहब टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करते थे, जब से वो नहीं नज़र आए तो हमारा पेस स्पिन अटैक बिल्कुल फारिग हो गया। इसी तरह हम अगर पेस अटैक की बात करते तो हसन अली ने बड़ा अच्छा कमबैक किया था, बट सिंस द वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप के बाद बिल्कुल आउट ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं।
उनकी परफॉर्मेंस भी हमेशा हर मैच में पहले से ज़्यादा वर्स नज़र आ रही है। सिर्फ सारे का सारा बर्डन जो शहीन शाह अफरीदी के ऊपर है। तो आपको क्या लगता है कि हमारी तो रिकग्निशन ही बॉलिंग थी, चाहे वो हम पेस अटैक की बात करें या स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें, तो ये क्या मसला आ गया कि हमारी पूरे पाकिस्तान की लॉट के अंदर ना कोई स्पिनर अच्छा है, ना कोई बैकअप पेस बॉलर है हमारे पास? जबकि सबसे ज्यादा क्रिकेट हो रही है पूरे पाकिस्तान में, और थ्रू आउट देखें आप, पेस है जो है वो हो रही है, उसके बाद फिर इमर्जिंग प्लेयर्स एक्स्ट्रा दी गई, 23 प्लेयर्स का स्क्वाड बना हुआ था इस दफा पीएसएल का। हर टीम में सारे यंग प्लेयर भी शामिल थे और पुराने प्लेयर भी खेल रहे हैं इसमें। वही बात अगेन मैं कर रहा हूँ कि आपको एक प्लान बनाना पड़ेगा। अगर हम बात करें कि जुनैद खान है वो कहाँ गए आपके पास, हम्म। फास्ट बॉलर, उसके बाद राहत अली थे वो फास्ट बॉलर कहाँ गए, अब वसीम जूनियर हैं वो आए हुए हैं, एक्सपीरियंस है, नसीम शाह है आपके पास, उनको रिटायर कर रहे हैं, हसनैन जो है सस्पेंडेड हुए हैं। जी। तो आपको प्लान में लानी पड़ेगी चीजें ये। अगर हमारे यहाँ एक प्लेयर जो है एक सीरीज नहीं खेल रहा, उसके बाद वो अगली सीरीज में नजर ही नहीं आता कहाँ गया, ट्रू। डोमेस्टिक खेल रहा है, कौन सा टूर्नामेंट खेल रहा है, कहाँ पर क्रिकेट खेल रहा है। और ऑस्ट्रेलिया में आप देखेंगे वो बिग बैश खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, स्लॉट बनाई हुई है, 30 हम्म। लड़के निकाल के वो अलग रख देते हैं, उनको जो है बैकअप प्लान में रखते हैं, जो बड़ी सीरीज आती है उनके खिलाफ उनको यूटिलाइज किया जाता है। ऐसा लगता है कि वो अपना करियर का जो है वो कोई 50वां मैच खेल रहे हैं, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज होती है प्लेयर्स की जब वो किसी का डेब्यू कराते हैं। तो हमें भी ये चीज चाहिए कि पूरे पूरे साल शान मसूद देखें आप, जी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनको यूटिलाइज करना चाहिए बीच में। जिस तरह से आबिद अली जो है वो इंजर्ड हुए, उसके बाद इमाम को चांस मिला, बड़ा अच्छा कमबैक करके आया, तो ये जो इमाम की बॉडी लैंग्वेज थी वो नजर आई थी कि वो वापस कमबैक करके आगे कुछ पाकिस्तान के लिए खेलना चाहते हैं, और बॉल टू बॉल मेरिट पे खेले वनडे में, 2 सेंचुरी उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करी। तो हम्म। क्रिकेट, मॉडर्न क्रिकेट में आपको थोड़ा सा फास्ट खेलना पड़ेगा और दिलेरी से खेलना पड़ेगा। दिलेरी से जब आप खेलेंगे तो डिसीजन आपके सामने आते हैं। अगर डिफेंसिव खेलेंगे तो फिर पूरे टीम पे जो है मलबा आता है, और फिर बैट्समैन जो है नर्वस खेलते हैं। और अब्दुल्ला शफी की अगर आपने बात करी तो वो एक प्रॉमिसिंग प्लेयर है, बड़ा बहुत ज्यादा उन पे डिस्कशन चल रही थी कि एक टेस्ट मैच खेले हुए हैं और चंद ही फर्स्ट क्लास, 2 से 3 फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए हैं, जी। मगर नो डाउट डे बाय डे वो इम्प्रूव कर रहे हैं। वो आपके पास एक टेस्ट बैट्समैन ऐसे मिले कि आपने ओपनिंग करा के उनको बताया, एक एग्जाम्पल दिया कि जी हमारे पास टैलेंट मौजूद है, और टैलेंट यही है कि 200-250 बॉल वो खेल सकते हैं। तो क्रीज पे जो रहेगा, जो बैटिंग करेगा, वेट फॉर द लूज बॉल और टेम्परामेंट से खेलेगा, तो उसका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा। तो इनको लूप पे लेके चलना चाहिए पाकिस्तान के बोर्ड को। और जो जो सकलैन भाई जैसे कोच हैं, और उसके बाद मोहम्मद यूसुफ हैं, और खुद भी क्रिकेट खेले हुए टॉप क्लास की, तो कोशिश तो कर रहे हैं वो कि डे बाय डे इनको समझाते रहे, मगर ये कि टॉप क्लास क्रिकेट में मिस्टेक्स कम करनी है आपको, और डिसीजन लेने पड़ते हैं वहाँ पे। अच्छा, लास्टली ये मुझे बताइए, दो चीज़ें मैं पूछना थी। एक तो मुझे कोचिंग के हवाले से बताइए कि क्या आपको लगता है कि हमारे जो कोचेज़ हैं ये नेशनल लोकल कोचेज़ होने चाहिए, फॉरेनर भी होने चाहिए? क्योंकि कई प्लेयरों से मैंने बात की, उसने कहा जी लोकल कोच जो है वो फिर नेपोटिज्म में आ जाता है, फेवरेटिज्म की तरफ आ जाता है। एक तो कोचेज़ का बताइए, और ये इन दोनों की कोचेज़ कैसे देख रहे हैं, हाथ सुल्तान मुश्ताक की, और साथ बाबर की एज ए कैप्टन कैसा देख रहे हैं आप, ग्रो कर रहे हैं वो? मेरा मानना ये है कि थोड़ा लर्निंग कैप्टन है, टाइम उसको लग रहा है, बट उसको कैसा प्रोग्रेस करता हुआ देख रहे हैं आप? Absolutely, बहुत जबरदस्त। अब तक की बैट्समैन और नंबर 1 स्टार जो है वो बाबर आजम ही है, एज भी उनकी कम है, और जिस तरह से वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, खेलते रहेंगे, क्रिकेट पे बहुत फोकस किया हुआ है, कैप्टनसी भी चल रही है। ओवरऑल हम देखें तो हमारे जो बैकअप प्लान है वो ठीक नहीं है थोड़ा सा, नीचे के जो प्लेयर्स हैं वो एक जल नहीं हो रहे। रिजवान या फिर बाबर आजम, यही 2 प्लेयर्स होते हैं जो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल टू बॉल लेके चलते हैं मैच को भी। हम्म। तो ये इंपॉर्टेंट है, बाबर आजम पे रिलायबल नहीं है, मगर वो प्रेशर हैंडल करने। अगर पीएसएल आप देखें तो पीएसएल में जो है कराची किंग्स की रिप्रेजेंटिंग कर रहे थे वहां पर वो, और मैच भी हारे थे, तो क्रिटिसाइज भी काफी हुआ, मगर पार्ट ऑफ गेम, क्रिकेट में अप एंड डाउन आते रहते हैं। उनकी जो एक पोजिशन है वो बड़ी जबरदस्त लगी। एक जो उनकी बात है कि वो डिटरमिन्ड है, क्रिकेट में जो जो चीज गुजर जाती है वो छोड़ देते हैं, उसके बाद अगली चीज को फॉलो करते हैं। और स्पोर्ट्स में, क्रिकेट में यही होता है कि आप अगर मेंटली स्ट्रांग रहेंगे तो फिजिकली भी स्ट्रांग रहते हैं, और बॉडी आपकी जो है कंज्यूम करती रहती है, और क्रिकेट में रोटेशन आपकी चलती रहती है, उसमें आपके रिजल्ट भी अच्छे आते हैं। तो गुड लक बाबर आजम, ऑल द बेस्ट। वो कंसिस्टेंट दिखा रहे हैं अपनी बैटिंग में भी, और खेल भी रहे हैं। आपने बात की कोचेस के हवाले से, तो कोचेस जो है हमारे दौर में भी आते रहे, जफरी बाइकाट कोचेस आए, उनको बुलाया गया कोचिंग के लिए, उन्होंने यहाँ पर कोचिंग की पाकिस्तान में 20वीं में। उसके बाद जेफ लॉसन भी आए, रिचर्ड पर्पस आए, कोच थे, काफी दीगर कोचेज आए बाहर के, बाबुलमन हो गए, बहुत सारे कोचेज आए थे। मगर डिसीजन मैंने बताया कि वही होगा जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होना चाहिए, और जो प्लेयर्स को अंडरस्टैंड कर सके, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस को, प्लेयर की जो एबिलिटी है वो कोच से डिस्कशन होनी चाहिए। कोच को पता होना चाहिए कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ है, जो इससे मैं काम ले सकता हूँ, उस स्ट्रेंथ के मुताबिक। ये इंपॉर्टेंट रोल होता है।
बिल्कुल ठीक है। अच्छा, और उसमें अगर आप कंपैरिज़न में एक जानना चाहूँगा, जिस तरह रिज़वान की हम बात कर रहे हैं तो बहुत 2 साल के अंदर उसने अपने आप को बहुत गियर अप किया, ख़ासतौर 1 ईयर के अंदर हम देखते हैं टी20 के अंदर अपना पूरा मोड ही चेंज कर दिया उन्होंने बैटिंग का, और टेस्ट के अंदर भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस आ रही हैं। सरफराज को आप एज़ ए फ्यूचर में कैसे देखते हैं? सरफराज का हमने देखा कि पाकिस्तान का ऐसा कैप्टन जिसने थोड़ा अग्रेसिव मोड भी लेके आया, चैंपियन ट्रॉफी भी जिताई, अब वो ऑब्वियसली उनको बेंच पे बैठा देते हैं। मेरा मानना है या तो खिलाना चाहिए या उनको किसी बैकअप कीपर को तैयार करना चाहिए। तो अब सरफराज का फ्यूचर कैसे देखते हैं आप? देखें, फ्यूचर तो प्लेयर्स खुद नहीं बना सकता। उस फ्यूचर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लेयर का बनाता है, और अच्छा। उसको जब चांस देंगे तो आप डेफिनेटली उसको मौका देंगे तो उसकी भी हाइप क्रिएट होती है, उसको भी खुशी होती है कि मेरी कोई रिस्पेक्ट, इज्जत है जो मैंने पाकिस्तान के लिए सर्व किया हुआ है और मैं खेल रहा हूँ। तो रिस्पेक्ट अगर प्लेयर को देंगे तो प्लेयर आपके लूप में रहेगा, आपके पास रहेगा, खेलता रहेगा। दुनिया में ऐसे ऐसे कीपर्स हैं, ऐसी ऐसी चीजें टीमें थी कि यहाँ पर जावेद मियांदाद जैसे कीपिंग भी कर लेते थे बीच में, और बहुत सारे लोग उस दौर में कीपिंग भी करते थे, बॉलिंग भी करते थे, और रोटेशन जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। रिजवान मॉडर्न क्रिकेट में जो है वो बड़ी अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं, मगर आप अगर साथ लेके टीम को चल रहे हैं, तो बाबर अगर सरफराज को भी साथ लेके चल रहे हैं तो उनको चांस देना चाहिए। कंटिन्यू ये नहीं कि आपने डगआउट में बिठाया हुआ है। हुँ। 6 साल एक कैप्टनसी आपने की हुई है और प्लेयर प्रोड्यूस किए हुए हैं, प्लेयर साथ में लेके चले आप। वही बाबर आजम, वही अजहर अली, वही जी। इमामुल्लाह, वही यासिर शाह, वही ये सारे हसन अली प्लेयर्स हैं जिनका कॉम्बिनेशन आपने 2009-10 के बाद बनाया था। जब उसके बाद श्रीलंका अटैक हुआ, हमारी होम सीरीज जो है वो खत्म हो गई थी। फिर दुबई में जाके आपने सीरीज जिताई सारी। तो मेरा ख्याल है कि जब आप प्लेयर को सिक्योरिटी देंगे या कॉन्फिडेंट में रखेंगे तो वो रिस्पेक्टेबल होगा और आपके लिए खेलने के लिए तैयार होगा। जब आप डगआउट में उसको बिठाते रहेंगे और चांसेस नहीं देंगे, तो जितनी कंट्रीज हो रही हैं, जितनी लीग्स हो रही हैं, प्लेयर्स फिर आपके लूप से निकल के कहीं और जाने की कोशिश करेगा, और जो अपना करियर है वो आहिस्ता आहिस्ता डाउनफॉल की तरफ चले जाता है। तो ये चीजें अच्छी है। और रिजवान, जहाँ से आपने बात की कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं, नो डाउट के कीपिंग में भी अच्छी कीपिंग कर रहे हैं, उसके बाद बैटिंग में वो जो मॉडर्न क्रिकेट होती है वो बॉल टू बॉल खेल रहे हैं। किसी को चांस नहीं दे रहे, किसी को मौका नहीं दे रहे, किसी यंगस्टर्स को हुँ। कि वो उनकी जगह ले सके। तो प्रोफेशनलिज्म है, ये प्रोफेशनलिज्म में आपको कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है। जी। मगर ये है कि दोनों को साथ में लेके चलें और पाकिस्तान के लिए जो है जो बेहतरी होती है उसके रिजल्ट को जो है इम्प्रूव करते रहें। बिल्कुल ठीक है। हसन भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। लास्ट नोट पे कोई मैसेज देना चाहें आप नेशन को, आपके जो फैन्स आपको सुन रहे हैं, कोई यंगस्टर को मैसेज देना चाहें तो ज़रूर बताइए। थैंक यू वेरी मच। बहुत थैंक यू वेरी मच। आपका स्पोर्ट्स का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त है, और ऐसे ही स्पोर्ट्स को उजागर उजागर करते रहें। हम भी ग्रास रूट लेवल पे, क्लब लेवल पे जो है स्पोर्ट्स को मोटिवेट करते रहते हैं। जो यंग प्लेयर हैं, मैंने पहले ही बताया कि जो डिसअपॉइंट हो गए थे कि यार क्रिकेट नहीं खेलनी है, डिपार्टमेंट में हो गए, जॉब नहीं मिल रही है, पैसा नहीं है, प्लेयरों के पास इक्विपमेंट्स महंगे हो गए हैं, उसको प्रमोट करने के लिए हम खड़े हुए हैं, और हमारे साथ भी और प्लेयर्स हैं जो मोटिवेशन देते रहते हैं। तो नो डाउट कि पाकिस्तान में जो है बहुत ज्यादा चीजें पॉलिटिकल लिहाज से भी चल रही है, मगर स्पोर्ट्स हमारा ऐसा रीजन है कि जिसमें हम अपनी बॉडी लैंग्वेज और मेंटली हेल्थ और अपनी जो जितनी सेटिस्फैक्शन है उसमें आप प्रूफ करते हैं कि आप पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहते हैं। जितने भी यंगस्टर हैं उनको मैसेज है कि अगर मैं 14 साल का खेला हुआ हूँ तो मेरे साथ 15 साल के भी खेल सकते हैं, 17 साल के भी खेल सकते हैं, और खेलते रहें और पढ़ाई भी रखें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। और मेरा मानना ये है कि कंट्री को किसी भी लेवल पर रिप्रेजेंट करना, इससे बड़ा कोई ऑनर नहीं होता, शायद सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है। हसन भाई, एक चीज़ आपसे पूछना मैं भूल गया, ये बताइए आपके फ्यूचर एम्स क्या हैं? आप फ्यूचर गेम, आप क्या क्रिकेट ऑब्वियसली आप खेल रहे हैं, बट आगे कोचिंग में आने का इरादा है, जहाँ अभी आपके टीवी पे हम बड़े ज़बरदस्त किस्म के ब्लंट तबसरे भी सुनते हैं, या आप एज एनालिस्ट आप आ रहे हैं, तो वो भी थोड़ा बताते हैं तो हमें शेयर करेंगे। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ही बताता है बीच में, क्योंकि एज ए क्रिकेटर जो है हमने सारी क्रिकेट खेल ली है। ऑलमोस्ट 30 साल हो गए, 14 साल में आए थे, और कहा जा रहा था कि छोटा है अभी 14 साल में, अभी बहुत टाइम पड़ा है इसके पास। तो टाइम जिंदगी में अल्लाह मियां की तरफ से दिया गया है, और माह रमजान भी चल रहे हैं जिसमें हम कोशिश करें नाइट टूर्नामेंट करवाने की। तो फ्यूचर में मेरा यही है कि मैं क्रिकेट से मुंसलिक हूँ, अपनी अकेडमी रन कर रहा हूँ, नेबलिंग इस्लामाबाद में भी क्रिकेट अकेडमी है, और वहाँ पर मेरे पास लड़के, काफी टैलेंटेड लड़के हैं वो जो खेल रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहा हूँ। फिर एज एक्सपर्ट टीवी पे बैठता हूँ सीरीज में, जो प्लेयर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं क्लब लेवल पे, इस्लामाबाद रीजन में, पिंडी में, कराची में, लाहौर में, जहाँ भी होते हैं उनको नजरों में मैंने रखा होता है। और जहाँ कोई टूर्नामेंट होते हैं इवेंट्स, तो कोशिश करता हूँ उनको मौका मिले, ताकि वो क्रिकेट से डिसमाइंड होके जो है वो कहीं और दूर ना जाए और क्रिकेट में वापस आए। यही मेरी मोटिवेशन है, और पाकिस्तान के लिए अगर मुझे चांस मिलेगा कोचिंग के लिए या कोई भी पोस्ट मिलेगी इंशाल्लाह स्पोर्ट्स के हवाले से, तो पाकिस्तान के लिए मैं बिल्कुल हाजिर होऊंगा। और यही मैं कर रहा हूँ क्रिकेट पे भी और ग्रास रूट लेवल पे।
बहुत शुक्रिया हसन भाई, आपके बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और हम दुआ करते हैं कि जिस तरह आप कोचिंग और बाकी चीज़ों में पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स और क्रिकेट भी इसी तरह ग्रो करे। नाज़रीन, आपने हसन रज़ा की बड़ी तू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।